नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के चरित्र की। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं दो नेताओं के बयान आपको बताना चाहता हूं। पहला बयान है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह का। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपने राजनीति में आने पर क्या पाया, तो उन्होंने कहा कि मैंने नाम पाया, शोहरत पाई, पद पाया। और फिर जैसा मुझे पत्रकार पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि आपने राजनीति में आने के बाद कुछ खोया है? तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैंने राजनीति में आने के बाद मानवीय संवेदनाओं को खो दिया है। अब मेरी सारी संवेदनाएं वोट पर रहती हैं। मैं बड़े वोट में ये भूल जाता हूं कि छोटे जो वोट है, जो छोटे लोग हैं, वो या जिनका वोट कम है, तो उनकी जो संवेदनाएं हैं, उनकी जो मानवीय संवेदनाएं हैं, उन पर मैं ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा बड़े वोट पर रहता है। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी से भी एक बार पूछा गया था, और ये तो उनसे कई बार पूछा गया कि आपकी पार्टी में और आपके जो संगठन है, संघ आरएसएस है, उसमें लोग 30-40 साल बहुत गरीबी का जीवन जीते, मुफलिसी का जीवन जीते, अपने सिद्धांतों पर डटे रहते हैं। पहनने को उस तरह से कपड़े नहीं होते, खाने के लिए भी कोई खास व्यवस्था नहीं होती। जैसा अमूमन कहा जाता है कि कुर्ता पैजामा और खाने के लिए चने, यही एक पहचान होती है आरएसएस की या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की। लेकिन जब वो चुनावी राजनीति में आते हैं तो सांसद बने या विधायक बने या यहाँ तक कि वो पार्षद बने, तो भी उनके जीवन स्तर में ऐसा परिवर्तन आता है जैसे जमीन से आसमान। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यह राजनीति का चरित्र है और इस चरित्र से बच पाना बहुत मुश्किल है, और जो बच पाते ही उन्हीं का नाम और उन्हीं का आदर्श प्रस्तुत किया जाता है आगे जाकर। तो ये हमारे देश की राजनीति का चरित्र है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, वो जो होता है वो दिखता नहीं है। अब मूल मुद्दे पर लाता हूं। यूजीसी के बारे में जो अभी इतना विवाद चल रहा है, और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और कहा कि हम 19 मार्च को इस पर सुनवाई करेंगे आगे, तब तक ये स्थगित रहेगा। तो ये जब बिल लाया गया और लोगों के संज्ञान में आया, तो एक बात सबने देखी होगी कि कोई भी जिम्मेदार पार्टी का नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने प्रवक्ताओं को तक बहसों में भेजना बंद कर दिया था, और उनके बगैर जो बहसें हैं बस सूनी हो गई थी। वो बहस बहुत शांति से चल रही थी, हर लोग अपनी बात रख रहे थे तर्कों के साथ, जिसके जो तर्क थे। लेकिन बहस में शोरगुल खत्म हो गया था, हल्ला गुल्ला खत्म हो गया था, और 3 दिन तक बहसें बड़ी शांति से चली। और लेकिन इतना जरूर है कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, किसी भी दल के हों, वो इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचते रहे, जबकि स्पष्ट है कि इस पर अपनी राय स्पष्ट रखनी चाहिए थी। जो भी उनकी मन में हो या जो उनके विचार में हो, उन्हें रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इससे किनारा कर लिया। सवाल इस बात का है कि जो ये कानून लाया गया, इस पर बहुत बहस हो चुकी है और मैंने भी इस पे प्रोग्राम बना लिए हैं, तो अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको पता होगा। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि इसमें बताया गया कि जो एक वर्ग ही है जो अन्य समाज को प्रताड़ित करता है, दुखी करता है, उनका शोषण करता है, जिसे हम सामान्य वर्ग कहते हैं। लेकिन चर्चा इस पर भी हो जानी चाहिए कि एससी एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार और निवारण कानून,
ये किस किस पर, किस किस जाति, किस किस समाज पर, किन किन व्यक्तियों पर लगा, इसके आंकड़े सार्वजनिक हो जाने चाहिए। यूं तो एक आंकड़े सार्वजनिक है कि जो एससी एक्ट जो है वो 81% अन्य पिछड़े वर्गों पर लगा है और 19% सामान्य वर्ग के लोगों पर लगा है या अन्य लोगों पर लगा है, जिसमें क्रिश्चियन हैं और सिख हैं, इन पर लगा है। तो ये जो है ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि कौन कहाँ प्रताड़ित है और कौन किसको प्रताड़ित कर रहा है। एक मजबूत कानून है एट्रोसिटी एक्ट, जो अनुसूचित जाति, जनजाति और दलितों के लिए लाया गया है। ये बहुत मजबूत कानून है और यही कानून जो यूजीसी के लिए नया कानून जो बना है उसमें भी ये कानून का प्रावधान है कि अगर कोई इस वर्ग का छात्र प्रताड़ित या शोषित महसूस करता है या अपने आप को अपमानित महसूस करता है तो इस आधार पर वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। लेकिन एक समस्या ये भी है कि वो कॉलेज कैंपस की है। कॉलेज कैंपस को ये माना जाता रहा कि इसे कानूनी और अदालती कार्रवाइयों से बचाना चाहिए और इसीलिए कानून है कि बगैर प्रिंसिपल की अनुमति के या जो विभाग का प्रमुख है उसकी अनुमति के बगैर पुलिस उस कैंपस में प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसीलिए यूजीसी एक अलग कानून बनाता है कि कोई भी अगर इस तरह की बात सामने आए तो उसका निराकरण किया जा सके अपने ही स्तर पर, उसकी जांच करके। हो सकता है कुछ कमियां रही हो और रही भी हो, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि बिल्कुल तयशुदा बात है कि कहीं ना कहीं ये बात है तभी तो ये बात आई है। लेकिन इसे पूरे व्यापकता में सभी को समेट लेना ये थोड़ा समझ से परे है और इसका सबसे मुख्य कारण है राजनीति। जो सदस्य इस कमेटी में थे और जब ये चर्चा बाहर आई और ये गजट में लाया गया और सबके सामने आया, तो जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ गया तो ना तो उस कमेटी के किसी सदस्य की राय बताई गई, ना उसने खुद आके बताया कि मैंने उस कमेटी में क्या आपत्ति दर्ज कराई थी या क्या सहमति दर्ज कराई थी। जब ये रिपोर्ट आ गई उसके बाद फिर कुछ लोगों ने बताया कि हमने तो आपत्ति दर्ज कराई थी लेकिन यूजीसी ने उस मानव संसाधन मंत्रालय ने ही इसको नहीं माना, हमने तो दर्ज कराई थी। ये तब कहा जब न्यायालय का फैसला आ गया। उससे पहले उनमें ये कहने की हिम्मत भी हुई कि वो हमने ये आपत्ति दर्ज कराई थी। उसका कारण बस सीधे सी बात है कि ये सुधा वोट बैंक है उसका कारण, और इसी कारण ये इतनी बात दबी रही। सवाल इस बात का है कि कानून अच्छे बनाने चाहिए और बहुत मजबूत कानून बनाने चाहिए, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि इसमें सभी को लिया जाए। कठिन कानून बनाया जाए और सजा का प्रावधान कठिन किया जाए ताकि लोग स्वयं डरे कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये इतनी कठिन सजा है, इतनी कड़ी सजा है कि शायद मैं इसे झेल ना पाऊं। तो अपने आप आदमी के अंदर एक भय बना रहता है कि भाई हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें ये सजा मिलेगी। ये सच बात है कि सजा होने के बाद भी लोग अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें रोकथाम हो जाती है। आज आप देखें तो दहेज प्रकरण बनने के बाद 498 जो लाया गया था उसके बाद दहेज प्रकरणों में कमी आई है और जो ज़्यादातर केस हैं वो झूठे पाए जा रहे हैं। मतलब इसका है कि घटनाएं रुकी हैं, भले केस बड़े हों लेकिन वो ज़्यादातर केस मामलों में इन्हें झूठा ही पाया जा रहा है। तो इसलिए लोग डरते हैं। आज लोग उस कानून के कारण लोगों में डर का बात है कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा। और जब वो पड़ोस के लोगों को देखते हैं कि उनके ऊपर ये चीज़ लगी थी तो वो वैसे ही समझ जाते हैं कि नहीं भाई, पड़ोसी को देख लिया हमने कि किस स्थिति से गुजरा है वो। और इसी तरह एससी एक्ट भी है, उसमें लोग डरते हैं और उनको पता है कि अगर हमने ये किसी गलत बात कही और कोई शोषण वाली बात हुई तो भाई व्याप्त रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लोग डरते नहीं है और उससे बहुत कमी भी आई है। सब अपने देख सकते हैं आसपास कि
जो इसमें जाता है उसका क्या हाल होता है। तो आप कानून कड़े बना सकते थे, लेकिन उसमें न्याय का अवसर न देकर आपने नैसर्गिक न्याय और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को खारिज किया है। और ये सभ्य समाज के लिए एक बहुत ही अजीब सी बात है। हाँ, ये एक कबीलाई संस्कृति और एक कोई एकाधिकारवाद वाली तानाशाही में तो हो सकता है, लेकिन भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ समावेशी समाज रहता है, वहाँ पर एक कानून किसी भी दिशा में या दशा में सही नहीं ठहराया जा सकता। तो सरकार को इसमें कड़े कानून बनाने चाहिए थे। उसमें जिसको भी उन्हें रखना है, SC ST हो, OBC हो, सबको वो रख सकती है, लेकिन इसमें ये अवसर न देकर के वो अपनी जो बेगुनाही है वो साबित कर सके, ये तो एक प्रकार से नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। और एक बात और समझने की है कि एक बार संसद में मुलायम सिंह यादव ने खड़े होकर कहा था कि जहां पर जो मजबूत होता है वो उस पर जुल्म करता है। अगर जहां बहुत ज़्यादा मात्रा में दलित हैं और कम मात्रा में पिछड़े हैं, या ज़्यादा मात्रा में पिछड़े हैं और कम मात्रा में सामान्य व्यक्ति हैं, वर्ग के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर जो जिसकी आबादी ज़्यादा होती है वो वहाँ भारी होता है और वो जुर्म भी प्रताड़ित भी करता है। और ये उन्होंने संसद में कहा था। हालांकि वामपंथियों द्वारा इसका बड़ा विरोध किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप अपनी जगह सही हैं और मैं अपनी जगह सही हूँ। ये मुलायम सिंह यादव ने संसद में कहा था। तो राजनीति सिर्फ जो है विधायक, सांसद या पार्षद के लिए नहीं होती। भारतीय राजनीति पार्टियों से इतर टोलों में भी चलती है, चौपालों में भी चलती है, गांव में भी चलती है और समाज में भी चलती है। अगर कोई कहे कि किसी एक विचारधारा की पार्टी को लोग वोट देते हैं, तो ये बहुत ही असामान्य सी बात है। यहाँ पर टोले भी चलते हैं। यहाँ पर टोला का नेता होता है, वो तय करता है कि किसको वोट दिया जाएगा। उन्हें विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। वो समझा देता है कि इनको वोट देने से फायदा है और अभी ये फायदा आ चुका है और आगे भी फायदा होगा, तो पूरा टोला उसी को वोट देता है जिसको उसका नेता कहता है। इसी तरह समाज में भी होता है कि आपने कितनी अच्छी योजनाएं बना दी हो, आप कितनी लोकप्रिय हो, लेकिन समाज का नेता कहता है कि नहीं नहीं भाई, यहाँ वोट देना है अपने समाज के लिए, यहाँ अच्छा है, तो वहाँ वोट गिरता है। और आप देख लीजिए कि जो जिसको मैनेज कर लेता है वो पार्टी वहाँ गेन कर जाती है और कई नेताओं को मैनेज करना पड़ता है नेताओं को। तो हमारी भारतीय राजनीति का चरित्र है और इस चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। और इस चरित्र को समझे बगैर आप ना तो राजनीति कर सकते हैं ना देश को समझ सकते हैं। और जिस मंशा से ये लाया गया, क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, ये सरकार को बताना जरूर चाहिए कि उसमें कहीं ना कहीं कोई मंशा तो छिपी है। और एक पार्षद के जीतने पर प्रधानमंत्री उसे ट्वीट करके बधाई देते हैं, गृह मंत्री उसे बधाई देते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी घटनाएं घट गई और एक हफ्ते से ये भूचाल मचा हुआ है देश में, तो ना तो प्रधानमंत्री का कोई बयान आया, ना कोई गृह मंत्री का बयान आया। स्वाभाविक है कि यहाँ भी देश देखना चाहता है कि जो इतनी बड़ी बात हो रही है, तो इस पर हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की क्या राय है या पार्टी की क्या राय है, ये बताना जरूरी है। लेकिन ये भी कुछ सामने नहीं आया। मतलब कुल मिलाकर अगर हम सिर्फ वोट को यहाँ तक खींच लाएं कि देश में कुछ भी होता रहे, बस हमें वोट मिलता रहे, हमारी राजनीति चलती रहे और सत्ता पर हमारा एकाधिकारवाद रहे, यह देश के लिए ठीक नहीं है। हमें समझना होगा कि कड़े से कड़े कानून लाए जाएं जो शोषित, वंचित, प्रताड़ित वर्ग हैं, लेकिन उसके साथ उनके साथ ऐसा ना हो जाए कि जो दूसरा वर्ग है वो शोषित, वंचित और प्रताड़ित हो जाए। तो फिर इस न्याय का कोई मतलब नहीं होगा, इस आज़ादी का कोई मतलब नहीं होगा, इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र में रहना है, तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है जो सदियों से चला आ रहा है और हमें इसी को बरकरार रखना चाहिए। और सभी समाज को, चाहे किसी भी वर्ग से हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सामान्य हो,
हम सबको इसमें आगे आके इसको बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए और इसी पर अपना मत देना चाहिए। क्षणिक लाभ के लिए हमें किसी ऐसी बात का समर्थन नहीं करना चाहिए जो सर्वहारा वर्ग के समाज के लिए नुकसानदायी हो और हमारे आगे जाकर हमारे देश के लिए भी नुकसानदायक हो। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। ये हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। धन्यवाद।